हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत यानी कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। देखिए, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत बहुत प्राचीन है। इट मीन्स ये बहुत पुराना है, ठीक है। कुछ किंतु समय समय पर इसमें अर्थशास्त्रियों द्वारा परिवर्तन किए जाते रहे, यानी कि जैसे जैसे इकोनॉमिक्स आते गए उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करते गए, ठीक है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिवेन जयती जी को जाता है, यानी कि जो दिवेन जयती थे उन्होंने सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसे अधिक प्रचलित बनाने का श्रेय जो जाता है वो इरविंग फिशर को जाता है, यानी इरविंग फिशर ने इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करा। देखिए, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मुद्रा के मूल्य का सिद्धांत है, ठीक है, जिसके अंतर्गत वह ये बताता है कि मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन का कारण मुद्रा की मात्रा या मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन है। इट मीन्स मुद्रा का मूल्य यानी कि हमारी जो करेंसी है उसका क्या मूल्य है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। पहले 5 रुपये का बहुत मूल्य था। जैसे 5 रुपये में आप कितनी सारी चीज़ें खरीद लेते थे, ठीक है। आज 5 रुपये में सिर्फ एक नमकीन का पैकेट या एक चिप्स का पैकेट एक ही चीज़ आ पाती है, ठीक है। तो देखिए, मुद्रा का जो मूल्य है, पहले 5 रुपये में कितनी सारी चीज़ें आ जाती थी, उसका मूल्य बहुत ज़्यादा था। आज मुद्रा का मूल्य है तो 5 रुपये, आज मुद्रा का मूल्य इतना घट गया है कि उसमें सिर्फ एक ही चीज़ आ पाती है, यानी कि बहुत कम चीज़ आ पाती हैं। तो ये होता है मुद्रा का मूल्य, ठीक है। मुद्रा का जो मूल्य गिरता है, यानी कि पहले कम पैसों में ज़्यादा चीज़ आती थी, अब कम पैसों में एक ही या बहुत कम चीज़ आती है, तो ये होता है मुद्रा का मूल्य। तो उनका ये कहना था कि मुद्रा के मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसका कारण मुद्रा की मात्रा होती है, यानी कि अगर लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो मुद्रा का मूल्य तो गिर जाएगा। और मुद्रा की पूर्ति, अगर लोगों के पास मुद्रा की पूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, तो उसका कोई मूल्य थोड़ी रह जाएगा। जब लोगों के पास चीज़ कम होती है तभी तो उसको उनकी वैल्यू होती है। तो उनका ये कहना था। देखिए, इसका जो वो है सूत्र है वो है PT = MV+M' तथा V', ठीक है। ये जो है ये एक तरीके से जो हमारा मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है उसकी समीकरण है जो कि फिशर ने दी है। देखिए, इसमें P का जो मतलब है वो है प्राइस, किसी भी चीज़ का कितना प्राइस है, ठीक है। T का मतलब होता है ट्रांजैक्शन, यानी कि मार्केट में कितनी वस्तुएं अवेलेबल है, कितनी चीज़ें मार्केट में हैं। और P क्या है, उन चीज़ों का प्राइस है, ठीक है। देखिए, M क्या है, M होता है कि लोगों के पास टोटल मनी कितनी है कैश में, ठीक है। जो हम नकद मुद्रा करते हैं, विनिमय करते हैं, तो उसको जो हम प्रदर्शित करते हैं वो M से करते हैं, ठीक है। अब देखिए, V क्या है, V होता है मुद्रा की चलन गति। इट मीन्स कि जो आपके पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल 500 रुपये का नोट है, तो वो नोट मार्केट में कितनी बार एक्सचेंज हुआ है, तो हम उसे किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं, V से, ठीक है। M मुद्रा का कैश, जो लोगों के पास टोटल मनी कितनी है। V क्या होता है, V होती है चलन गति, कैश की चलन गति, यानी कि एक जो नोट है लोगों के पास वो मार्केट में कितनी बार घूमा है, ठीक है। प्लस अब देखिए M', V', M' का मतलब होता है साख मुद्रा। साख मुद्रा मतलब कि जो हमारे बैंक अकाउंट में सेव है, जैसे कि चेक में हम लोग कभी कभी पेमेंट कर देते हैं, फीस भर देते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए हम चेक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब लोगों के पास कैश था तो उसकी चलन गति को हमने V से प्रदर्शित करा। अब जो हमारे पास चेक होगा, जो लोग जो ट्रांजैक्शन चेक से करेंगे, ठीक है, तो उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, V' से। यानी कि जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपका एक चेक है 20 लाख का, वो कितनी बार और कितने लोगों के हाथों में गया, तो हम इसे किस चीज़ से डिफाइन करेंगे, V' से, ठीक है। तो ये है इस पूरे सूत्र का मीनिंग। चलिए, अब हम इस सूत्र की मान्यताएं पढ़ेंगे कि क्या क्या अजम्पशंस होते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है V तथा T स्वतंत्र कारक हैं, यानी कि जो हमारी मुद्रा की चलन गति होती है, यानी कि मार्केट में नोट कितनी बार भी घूम सकता है, ठीक है। और ट्रांजैक्शन यानी कि वस्तुओं का उत्पादन, ठीक है, ये जो है ये स्वतंत्र कारक हैं, ये इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया है, ठीक है। देखिए, सेकंड पॉइंट है हमारा P एक निष्क्रिय घटक है। इट मीन्स कि जो प्राइस है उस पर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, वो ना तो स्वयं बदल सकता है और ना ही किसी भी अन्य तत्वों में वो कोई परिवर्तन ला सकता है, ठीक है। तो जो P होता है, प्राइस होता है, वो एक निष्क्रिय घटक है।
देखिए थर्ड पॉइंट है हमारा, टी का एम तथा वी से स्वयं संबंध ना होकर पी के द्वारा होता है। जाहिर सी बात है, जो भी चीज़ें आप खरीदेंगे टी, और जितनी भी चीज़ों का आप जो आपके पास मनी होगी, फिर उसका जो वी है यानी कि जो उसकी चलन गति होगी, उस सब इन सब चीज़ों का संबंध किससे है? प्राइस से है, मुद्रा से है। ठीक है, जब तक मुद्रा नहीं होगी, अब पी नहीं होगा, तब आप टी नहीं यानी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। कोई भी कैश में मुद्रा नहीं होगी। ठीक है, और जो वी है यानी चलन गति है, वो मतलब कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो जो टी एम वी, इनका जो स्वयं संबंध ना होकर एक दूसरे से पी के द्वारा होता है। जब पी होगा तभी इन सब चीज़ों का एक दूसरे से संबंध होगा। ये नियम दीर्घकालीन में लागू होता है, यानी कि जो फिशर है उसकी ये मान्यताएं हैं कि ये जितना भी ये जो नियम बनाया है उसने, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म में लागू होगा, शॉर्ट टर्म में नहीं। ठीक है, देखिए अल्पकाल में वी तथा वी डैश तथा टी स्थिर रहता है, यानी कि जो हमारे जो शॉर्ट टर्म है उसमें जो हमारी एक्सचेंज है वी, और जो हमारा उत्पादन है टी, वो जो है वो स्थिर रहते हैं। ठीक है, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है कि समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, यानी कि फिशर जो है उन्होंने ये अज्यूम करके चला है कि जो समाज है उसमें पूर्ण रोजगार रहेगा, सभी के पास रोजगार रहेगा, कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। तो ये थे फिशर के इस नियम की मान्यताएं। चलिए अब हम इस सिद्धांत की आलोचनाएं पढ़ेंगे, यानी कि फिशर के सिद्धांत की आलोचना। देखिए सबसे पहले होता है, सिद्धांत की लगभग सभी मान्यताएं अवास्तविक हैं। ठीक है, उन मतलब कि जो नए इकोनॉमिक्स थे उनका ये कहना था कि ये जितनी भी मान्यताएं फिशर ने दी हैं ये अवास्तविक हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिशर ने ये कहा था कि अगर एम यानी कि मुद्रा की जो मात्रा है, अगर उसमें कोई भी परिवर्तन होता है तो जो हमारा वी है यानी कि जो चलन गति है वो स्थिर रहती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर एम में यानी कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है तो जो मुद्रा की चलन गति है उसमें भी परिवर्तन होता है। ठीक है, इसी प्रकार उन्होंने कहा कि एम डैश यानी कि जो साख मुद्रा है उसमें परिवर्तन होगा तो जो वी डैश है वो स्थिर रहेगी, लेकिन ये भी अवास्तविक है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जो ये सिद्धांत है उसकी जो मान्यताएं हैं, वो जो इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने ये सब अवास्तविक बताई हैं। ठीक है, देखिए सेकंड पॉइंट है, ये सिद्धांत एक पक्षीय है। देखिए इसे एक पक्षीय इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें मुद्रा की पूर्ति पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, जो अधिक बल दिया गया है वो सिर्फ मुद्रा की पूर्ति पर दिया गया है। ठीक है, मुद्रा की मांग की उपेक्षा की है, यानी कि मुद्रा की मांग पर फिशर ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जबकि जब मूल्य निर्धारण होता है उसमें मांग और पूर्ति को समान महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो है ये एक पक्षीय यानी कि सिर्फ एक पक्ष के ऊपर ध्यान दिया गया है इसमें। थर्ड पॉइंट है, देखिए ये मुद्रा मूल्य का कोई सिद्धांत नहीं है। देखिए कुछ आलोचक थे, उनका ये मत था, उनका ये कहना था कि ये जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है ये एक सर्वमान्य सत्य है। ठीक है, यानी कि ये एक सच्चाई है, तो इसे हम कोई भी सिद्धांत की संज्ञा नहीं दे सकते। ठीक है, इसे कोई भी हम इसे सिद्धांत नहीं मान सकते। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि जो मूल्य का ये जो मुद्रा का मूल्य है ये कोई भी सिद्धांत नहीं है। देखिए फोर्थ पॉइंट है, ये सिद्धांत वस्तुओं के चलन वेग की उपेक्षा करता है। देखिए इकोनॉमिक्स का कहना था कि ये जो सिद्धांत है ये मुद्रा के मूल्य के प्रभावित होने वाले तत्वों का जो मुद्रा है और जो साख मुद्रा है ये सिर्फ उनके चलन वेग पर ध्यान देता है, यानी कि जो मुद्रा है वो कितनी दफ़ा घूम रही है या लोगों के पास कितना कैश है, कितनी साख मुद्रा है, ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देता है। लेकिन जो वस्तुओं और सेवाओं का जो चलन वेग है, यानी कि जो सोसाइटी में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना उसका चलन वेग हो रहा है, यानी कि कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये उस पर ध्यान नहीं देता। ये जो सिद्धांत है सिर्फ मुद्रा के मूल्य पर ध्यान देता है और साख मुद्रा के मूल्य पर ध्यान देता है। जो वस्तुओं का चलन वेग है, यानी कि कितनी वस्तुएं और कितनी सेवाएं जो हैं वो इकोनॉमी में हो रही हैं, दी जा रही हैं, ये उसकी उपेक्षा करता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है, ये सिद्धांत उचित कोषों की विवेचना नहीं करता। ठीक है, ये जो सिद्धांत है ये संचित कोषों यानी कि
जो हमारे पास सेविंग्स मनी होती है, ठीक है, जो हमारे पास सेव मनी होती है, ये उसकी विवेचना तो करता ही नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, हम अपनी जो अपनी मनी है, अपनी जो मुद्रा है, उसका एक भाग अपने पास बचा कर रखते हैं इमरजेंसी के लिए। तो जो ये सिद्धांत है, ये सिर्फ मुद्रा के मूल्य की विवेचना करता है। जो हमारे पास संचित कोष होते हैं, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट का पैसा होता है, जो हम सेव करके रखते हैं, उसको तो ये काउंट ही नहीं करता। तो इसीलिए उनका ये कहना था कि ये सिद्धांत जो है संचित कोषों की विवेचना नहीं करता, क्योंकि जाहिर सी बात है, वो भी तो इकोनॉमी का हिस्सा है। जो पैसा हम अपने लिए सेव करके रखते हैं, वो भी तो इकोनॉमी का हिस्सा है। तो वो जो है, ये सिद्धांत उसकी विवेचना नहीं करता, ठीक है। देखिए 6 पॉइंट है हमारा, यह एक स्थिर सिद्धांत है। देखिए फिशर ने परिमाण सिद्धांत को एक स्थिर सिद्धांत माना है, लेकिन जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारा आर्थिक जीवन है, वो एक डायनेमिक प्रकार का है। यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होती। कभी कोई चीज़ ज़्यादा होती है, कभी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, कभी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है। तो हमारी जो इकोनॉमी है, वो डायनेमिक है, वो स्थिर नहीं है। तो ये जो सिद्धांत है, उन्होंने जो इकोनॉमिक्स हैं, उनका ये कहना था कि ये सिद्धांत स्थिर नहीं हो सकता। तो ये सारी थी फिशर के सिद्धांत की आलोचनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।